करें तो आप लोग देख सकती हैं कि एक तरफ आपके पास है पाई चार्ट, दूसरी तरफ आपके पास है बार ग्राफ। ये भी बार ग्राफ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम एक्सिस बदल देते हैं, लेकिन रहता वो बार ग्राफ है। अब आप लोगों को पता नहीं कौन से मसले तो मैं तो भूल ही गई, वो तो मैं रीजन वॉज नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला गलत है, ये मैंने भी बता दिया था कि पर बात हो गई थी तो आप कह रही थी मैं देख कर बताती हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये वाला ग्राफ ठीक, अगर आपके पास सिमिलर डेटा हो और आपको इसकी दोनों की चॉइस हो और आगे दोनों ग्राफ बना लें तो ऑब्वियसली दोनों ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन बेहतर वही वाला ग्राफ होगा रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो कोई रेशो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और कुछ रेशो कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो कि आपस में जो उनकी कंपैटिबिलिटी है बहुत नज़दीक यानी कि ले सकते हो। अगर आप इसे 49,000 को देखें और 82,000 को देखें तो ऑलमोस्ट एक दूसरे का डबल है, लेकिन इसके जो डिस्टेंस है वो मतलब जो एरिया कवरेज है वो दोनों एक एग्जैक्टली डबल की नहीं आ रही, मतलब आपको विजुअल्स में नहीं नजर आएगा। तो जब आप ऐसे ग्राफ को डिस्कस करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि 75% एरिया जो है वो आपके और उसके अलावा जो बहुत कम रेशियो है जो कि दूसरे ले रहे हैं। लेकिन जब आप इसके बार ग्राफ देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि अप्रोक्स कितने परसेंटेज के रेशियो से फर्क आ रहा है एक का दूसरे से, और कौन सा है जो हमारा जो ब्रिस्टल है वो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन हमारे पास उसके कंपैरेटिव में कितने परसेंट हमारा न्यूपोर्ट ज़्यादा है या फिर कितना परसेंट दूसरे वाला ज़्यादा है, तो आप इसकी कंपैरिजन ज़्यादा आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ये जो पाई चार्ट है ये आप नहीं बना सकती, इस डेटा पे आप पाई चार्ट भी बना सकती हैं, बार ग्राफ भी बना सकती हैं, लेकिन इन दोनों के ऑप्शन में पाई चार्ट सही नहीं है, बार ग्राफ ज़्यादा सही तरीके से आपकी डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है, आपकी डेटा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन कंडीशन में आप अपने बार चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में क्या कोई मुझे बताएगा कि या ये ग्राफ ठीक है या नहीं है? सिर्फ ये एक जवाब ठीक आया है और वो ये कि ये डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। आप इस फिगर को देख के कुछ भी नहीं समझ पा रहे, आप इस फिगर को देख के ऐसा समझ रहे हैं कि जनवरी टू जुलाई जो भी जगह है वो मंथ बाय टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको 80 पर ही स्प्रेड करके देखें तो हो सकता है कोई टेम्परेचर हो जो 82 हो, कोई हो जो 85 हो, कोई हो जो 78 हो, तो क्या 85 और 78 में फ़र्क नहीं है? अगर नॉर्मली टेम्परेचर 2 डिग्री गिरता है तो क्या हमें फील नहीं होती? जब 2 डिग्री बढ़ता है गर्मियों में तो क्या हमें फील नहीं होता कि एकदम से कितनी गर्मी हो गई? तो ये ग्राफ बेसिकली बस इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये डेटा को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बना रहा। नॉट बाय दिस कि हमारे पास चूंकि एक जैसा ग्राफ है तो हम क्यों बनाएं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि जनवरी में 80 डिग्री हो नहीं सकता तो हम कैसे मान लें। ये सारी बातें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि एप्लीकेबल ये है कि ये डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ नहीं है, और वो ग्राफ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते ऐसे ग्राफ इस्तेमाल नहीं किए जाते। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को हजम हो रही है, समझ आ रही है? चलते हैं। अच्छा, जब भी कोई डेटा होता है ना तो सबसे पहले जब हम उस डेटा को गैदर करते हैं, उससे एनालिसिस करते हैं, उसके ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बेसिकली हमें डिस्कस करना होता है। अभी तक भी आप लोगों ने जो 4-6 ग्राफ देखे, कुछ पिछली क्लास में कुछ इस क्लास में, उनमें से कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। उस ग्राफ में तो और बहुत कुछ होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो हमारा नेचर ऑफ नीड ही नहीं था। उसका डेटा तो और बहुत कुछ बता रहा होगा जो हमारी नीड नहीं थी। तो डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, डेटा में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डेटा की इंटरप्रिटेशन में आती हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक बात पता होना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि बेसिकली डिफरेंस क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा में। अगर आप लोगों से पूछूं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, व्हाट विल यू से? तो कुछ आप लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बेसिक डिफरेंस है डेटा का, डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है डेटा हमेशा न्यूमेरिक ही हो। मैं ये बात इसीलिए बार बार डिस्कस करती हूँ क्योंकि जब आप लेट सपोज क्राइम सीन्स पर काम कर रहे हो तो वहाँ डेटा न्यूमेरिक नहीं होता, मगर आप डेटा तो कलेक्ट कर रहे होते हैं ना कि 2 बुलेट्स मिली, 5 उसमें स्टेप्स थे, क्या मैं 6 लोग जो थे अफेक्ट हुए। तो जैसे कि अच्छा मैं एक बात हम डिस्कस करते हैं, आप लोग ना हो जब तक डेटा मुख्तलिफ
सोर्सेज से कलेक्ट ना किया गया हो तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही फ़र्क है कि जो रॉ चीज़ होती है, जो रॉ कलेक्शन होती है सारे के सारे इन्फॉर्मेशन की, चीज़ों की, पॉइंट्स की, दिस इज़ कॉल्ड डेटा। और वो सारी जब गैदर होकर किसी चीज़ के बारे में बता रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, इनको कभी भी कंफ्यूज मत किया करें। इसी से रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। पहला तो ये कि हिस्टोग्राम जो है वो आपके पास ग्रुप न्यूमेरिक डेटा को क्या इस्तेमाल कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, जो आपके पास हिस्टोग्राम है वो ग्रुप न्यूमेरिक डेटा को इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये बहुत दफ़े इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने टेस्ट कौन सा लगाना है। डेटा ग्रुप हो तो एक तरह का अनोवा लगता है, डेटा अनग्रुप हो तो दूसरी तरह का अनोवा लगता है। तो बहुत दफ़ा हम ग्रुप डेटा पर वो हिस्टोग्राम लगा सकते हैं। वैसे तो आप हिस्टोग्राम अभी तक जिन चीज़ों पे लगा रहे थे वो सारे अनग्रुप डेटा थे, वो नॉर्मल डेटा थे, लेकिन इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से करके लिखा है कि अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो भी आप हिस्टोग्राम लगा सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपके पास इंटरवल जो हैं वो डिफरेंट विड्थ के हों तो क्या आप हिस्टोग्राम लगा सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप ऐसी कंडीशन में हिस्टोग्राम लगा सकती हैं। यानी कि अब इस बात को पहले समझ लेना, फिर कोई भी सवाल हो तो मैं उसको आराम से बता दूँगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक मंथ का डेटा है 5 फ्रीक्वेंसी का, दूसरी मंथ का डेटा है 10 फ्रीक्वेंसी का, तीसरी मंथ का डेटा है 4 फ्रीक्वेंसी का। तो इन सब को आप आराम से हिस्टोग्राम बना सकते हैं और ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनेगा। लेकिन ऐसे डेटा हिस्टोग्राम पर जा सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी की विड्थ अनइवन हो या अनइक्वल हो या बराबर ना हो। अमूमन ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप सिमिलर फ्रीक्वेंसी के ही डेटा से हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स हों उसके बावजूद भी आप अब आगे चल दें, नहीं समझ आए तो अभी जब वो वाले ग्राफ आएंगे तो फिर इसको और फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ये डू इट योरसेल्फ वाला प्रॉब्लम है तो इसको जल्दी से मुझे करके दे दो। चलते हैं, ये ग्राफ आप लोगों ने सही बना लिया है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास वो होती है ना, एक्सेस होता है, बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ दो तरीके से बनता है। अगर तो आप वर्टिकल चार्ट्स बना रहे हैं तो वो आप अपनी बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बना रहे हैं, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप अपनी परसेंटेजेस पे बना रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। अगर तो आप वर्टिकल एक्सिस पर हैं तो फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ है, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हैं तो आप परसेंटेज बार ग्राफ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब डिपेंड ये करता है अकॉर्डिंग टू दैट मैन ही इज आस्किंग कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा बनाना है, हमें वर्टिकल बनाना है या हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो जवाब इसमें दिया हुआ है कि ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप अपना क्या मैसेज दूसरे को क्या देना चाहती हैं, आप दूसरे को अपने ग्राफ से क्या समझाना चाहती हैं। बार बार मेरा फोकस इसी बात पर है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि दूसरा वो समझ जाए जो आप बताना चाहते हैं, और वो सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आपका ग्राफ एप्रोप्रिएट। इसीलिए हर ग्राफ हर चीज़ के लिए नहीं बनाया जाता। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनेगा या वर्टिकल, डिपेंड अपॉन कि आपकी क्या नीड है और आपका डेटा किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप इसमें देखें तो ये हमने परसेंटेज स्केल यूज़ किया है, सही है। हम परसेंटेज स्केल पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अपना बार ग्राफ ही बनाया है। और हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की चीज़ें, मतलब हमने स्पोर्ट्स कैसा है, स्ट्रेटजी क्या थी, एक्शन क्या था, शूटर क्या था, दूसरे पैरामीटर्स कौन से थे। और इस वक्त ये जो एक्स एक्सिस पर जिस चीज़ के ज़रिए हम जा रहे हैं ये इसकी परसेंटेज है कि कौन दूसरे के मुकाबले में कितनी परसेंट था। आप इस डेटा का पाई चार्ट भी बना सकती थी अगर तो इस डेटा में एक तो पहली बात ये 100% के अंदर होता, जो कि ये है। दूसरी बात ये कि अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा क्लोज इनफ ना होता, ठीक है, अगर ये क्लोज इनफ ना होता तो आप पाई चार्ट आसानी से बना सकती थी। अगर आप इसका बार चार्ट बना रही हैं जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें ये नज़र आ रहा है कि जो आपके पास परसेंटेज जो इनकी सेटिस्फेक्शन है या मतलब लोगों की स्पोर्ट्स से परसेंटेज सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, या आपकी स्ट्रेटेजी उनको ज़्यादा बेहतर लगती है, या आपके एक्शंस उनको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, या आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लोगों को
ज़्यादा सेटिस्फाई करती है। तो इस वक्त अगर हम इस ग्राफ को देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा सेटिस्फाई करती है? तो स्पोर्ट्स आपके पास है, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी मिसाल दूँ अरीना की, अरीना में क्या है? अरीना में फूड है और स्पोर्ट्स है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी कि उसके गेमिंग जोन अच्छा है, मुझे उसका फूड नहीं पसंद। ठीक है, अगर वो अपना सर्वे लें तो बहुत से लोगों के मुख्तलिफ होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को उसका खाना पसंद हो, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, तो वो जब अपना बनाएंगे तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे कि कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग यही शिकायत करके जा रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, गेम अच्छे हैं। तो जब हम अपना सर्वे करते हैं ना, उस बेसिस पर हम परसेंटेजेस बनाते हैं। तो आप बार चार्ट को परसेंटेजेस से भी यानी कि फ्रीक्वेंसी से भी बना सकते हैं, और बार चार्ट को आप अपनी और परसेंटेज से भी बना सकते हैं। तो बार चार्ट को आप अपने दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस चार्ट का बेसिक पर्पस क्या था? ताकि वो हमें बेसिक कंपैरिजन दे सके डिफरेंट डेटा के दरमियान, कि हमारे पास कोई लोग स्पोर्ट्स से सेटिस्फाइड हैं या उनकी उनके बिहेवियर से सेटिस्फाइड हैं या उनके एक्शन से सेटिस्फाइड हैं, या दूसरे फैक्टर्स हैं जिनसे वो सेटिस्फाइड हैं। तो बेसिकली हम उनके मुख्तलिफ फैक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा बेहतर है। तो जब भी आप इस तरीके से काम करो, जो कि आपने परसेंटेज बेसिस पे करनी हो या फ्रीक्वेंसी बेसिस पे करनी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने परसेंटेज पे काम करना है या फ्रीक्वेंसी पे। और ये बात कैसे पता चलेगी? जब आपको अपना रिजल्टेंट पता हो, जब आपको ये पता हो कि आप दूसरे को क्या बताना चाहते हैं, तो उसी बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी से काम करना है या परसेंटेज से। अब अगर लेट सपोज हम अपना फ्रीक्वेंसी ग्राफ लें, यहाँ पे हमने अपना फ्रीक्वेंसी ग्राफ लिया है, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी चीज़ के अकरेंस कितने परसेंट अवेलेबल है, मतलब कोई चीज़ कितनी हद तक हो सकती है। यानी कि उसमें आपको याद होगा हमने परसेंटेजेस ली थी कि हमारे पास एक चीज़ कितने परसेंटेज में आ रही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितनी दफ़ा सेम चीज़ रिपीट हो रही है। रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है, अपने आप को कितना ज़्यादा नंबर में अकर कर रहा है, हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन शोज द सेम बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अमंग अदर्स उसका प्रोपोर्शन कितना है, दिस इज इट्स परसेंटेज। लेकिन एक ही चीज़ बार बार कितनी दफ़ा हो रही है, दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसमें फ्रीक्वेंसी देखी तो हमें पता चला कि अदर्स की फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वहाँ पर परसेंटेज में जब आपने देखी थी तो अदर्स की परसेंटेज आ रही थी। अगर आप लोग अभी भी इसको ऑब्जर्व करें तो अदर्स में परसेंटेज में तो अच्छी खासी परसेंटेज थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग में अदर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं है। सिमिलरली स्ट्रेटेजी की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी जब आपने परसेंटेज में देखी थी तो परसेंटेज में स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप इस ग्राफ को देखें परसेंटेज में तो ये सारे के सारे कंपैरेबल हैं, सभी की परसेंटेज 5-6 के फर्क से ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, सही है। लेकिन जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। इससे लग रहा है कि स्पोर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वर्सेस अदर्स की फ्रीक्वेंसी में ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, तो बताने का मकसद इतना है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या देना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से ग्राफ बनाएं। ये भी ग्राफ गलत नहीं है, वो ग्राफ भी गलत नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या बताना चाहते हैं। अगर आप वो ग्राफ बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें कंपैटिबल नज़र आएंगी, जब ये ग्राफ बनाएंगे तो सारी चीज़ें कंपैटिबल नज़र नहीं आएंगी। तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। ग्राफ दोनों ठीक है, मैं फिर बता दूँ, दोनों ही ग्राफ में फ्रॉजरी नहीं है, दोनों ग्राफ डेटा मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे। अच्छा, अब इस जी बिल्कुल भी मिसलीडिंग नहीं है, दोनों ग्राफ बिल्कुल अप टू द मार्क जेन्युइन ग्राफ है। अब इस बंदी का सवाल ये है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ग्राफ एक साथ बना सकती है? तो ये मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? इसका नहीं है, लेकिन मैं उसके जरिए आपको इसकी एग्जांपल ज़रूर दे सकती हूँ। इस ग्राफ को देखें, इस वक्त इसको इन्होंने तो खैर 2006 और 2007 के रिस्पेक्ट से दिया है, लेकिन आप इसको आसानी से फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का दे सकती हैं। यानी कि ये जो लाइट शेडेड है उसको आप परसेंटेज कर लें, जो डार्क शेडेड है आप उसको फ्रीक्वेंसी कर लें। स्केल तो बिल्कुल यही रहेगा, स्केल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो अमूमन कोशिश यही की जाती है कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी से बात ज़्यादा समझ आती है तो आप फ्रीक्वेंसी दे दें, परसेंटेज मत दें, और अगर परसेंटेज से बात ज़्यादा समझ आती है तो आप परसेंटेज दे दें, फ्रीक्वेंसी मत दें।
दोनों को एक साथ मत मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज मिलाना है, कोई मजबूरी है, कोई चीज़ स्पेसिफिकली समझानी है तो स्टैगिंग कर लें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज जेड एक्सिस दे दें। अब दोनों काम नहीं, ऐसे में स्टैगिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। जेड एक्सिस करोगे तो पता चलेगा स्टैगिंग। ज़्यादा समझ आ जाएगी, जेड एक्सिस से थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा खैर, अब हम अपने अगले ग्राफ पर आते हैं। इसमें हमसे पूछा 2007 एंड 2006 के डेटा को अगर आप कंपेयर करें कि हमने उसमें स्पोर्ट्स भी था, अदर्स भी थे, एक्शन भी थे, स्ट्रेटजी भी थी, सभी कुछ था हमारे पास, शूटर्स थे, तो आपके ख्याल में कौन सा ग्राफ क्या, मतलब इससे आप क्या इंटरप्रेट करेंगे, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी अगर आप इस ग्राफ को देखें तो? इस डेटा से रीड किया है एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ऐसे ही बता रहा है कि 2007 में हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स था जो बेहतरी की तरफ था। अदरवाइज 2006 का डेटा हमारा ओवरऑल दैट वाज गुड डेटा, मगर उसमें स्पोर्ट्स की जो सेल्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो कि ड्रास्टिकली, चूँकि 2007 में स्पोर्ट्स बहुत बढ़ गया तो हमारी बाकियों की सेल जो है वो अप्रॉक्स कम हो गई। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर एक ही क्या मैं रूफ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही मिल रही हो ना, अंडर वन रूफ, एक ही मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हो, तो अगर आप एक चीज़ ज़्यादा खरीद लेंगे तो फिर आप खुद भी सोचेंगे दूसरी ना लो। जैसे अगर आप लेट सपोज किसी ऐसे ब्रांड पे जा रही हैं जिसके परफ्यूम्स भी हैं, जिसके स्लीपर्स मतलब शूज़ भी हैं, जिसके बैग्स भी हैं और सब कुछ है, तो अगर आप कॉस्मेटिक्स ले लेंगे तो आप बाकी चीज़ें नहीं लेंगे। अगर आप उसकी क्या मैं वेयरिंग की तरफ चली जाएंगी, मतलब अगर आप उसकी क्लोथिंग की तरफ चली जाएंगी तो फिर आप हो सकता है आप शूज़, बैग्स और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स ये सब छोड़ दें। तो हो सकता है इनका 2007 में चूँकि स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा सेल हुई तो ऑटोमेटिकली बाकी सबकी सेल्स का ग्राफ जो है वो गिर गया। तो आपको इस एक छोटे से ग्राफ से ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ रही हैं। अब अगर हमारे पास ये ग्राफ हो कि हमारे पास कॉन्टिनेंट वर्सेस स्केल्स, जो हमारे पास ग्राफ है कि कॉन्टिनेंट्स हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के कॉन्टिनेंट्स हैं और साथ में हमारे पास मुख्तलिफ उसके सेल्स है कि हमारे पास 1500, 500, 1500, 2000 और मुख्तलिफ सेल्स का ग्राफ है। ये हमारा कॉन्टिनेंट वर्सेस सेल्स का ग्राफ है। आपके ख्याल में ये ग्राफ आपको, क्या ये ग्राफ ठीक है? पहला सवाल ठीक है। पहला सवाल, क्या ये ग्राफ ठीक है? दूसरा सवाल, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? यानी कि जिस भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल में आप लोगों को समझ भी आ रहा है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही है तो फिर ये ठीक है। इसके इसमें आपका क्या ख्याल है? नहीं पता, तुम लोग वहीं फंस गए। इसका तुम लोगों को क्या ये ग्राफ ठीक है जी, समझ भी आ इसका कुछ मसला तो नहीं है? बस तो बात खत्म। जज्बाती करके तुम लोगों ने मुझे। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो और देखकर मुझे तुम लोग खुद इंटरप्रेट करके बताओ कि 2006 और 2007 के मुकाबले में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास असल में वो स्लाइड उसी तरह की ना मैंने काफ़ी दफ़ा ये सिर्फ मैंने लगाई थी उसको एक फ़्लो में लाने के लिए कि बिल्कुल डिफरेंट से हमारे तो फ्लो में आ जाए। अगर इसी तरह की चीज़ हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि हमें अपनी मीनिंग की तरफ जाना होता है जब भी हम इंटरप्रिटेशन पर जाते हैं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अच्छा, जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आपके पास 4 सवालों के आंसर अगर आपका ग्राफ दे रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर डन। अगर इन 4 सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा तो आप दोबारा से अपने ऊपर काम करें। आपके डेटा में इंपॉर्टेंट क्या है, अपने ऊपर मतलब आप अपने डेटा पे दोबारा से काम करें कि आपका डेटा क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके डेटा में इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि डेटा की हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बात में 101 बार बता चुके हैं, डेटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हमारे लिए नहीं होती। सही है, ऐसा नहीं है वो डेटा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट मान रही हैं तो क्यों मान रही हैं? ठीक है, अगर लेट सपोज मैं ये कहूँ पिछला जो ग्राफ हमने देखा उसमें सेल्स, हमने उस पूरे डेटा में से सेल्स को फोकस किया तो हमारे लिए उसमें सेल्स इंपॉर्टेंट थी। क्यों? हो सकता है मैं ओनर ऑफ दैट कंपनी हूँ तो मेरे लिए सेल्स इंपॉर्टेंट होगी ना। मैं ये देखना चाह रही होंगी कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट है जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उस लिहाज से भी मेरे लिए सेल्स ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक फूड चेन चला रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को मेरा खाना पसंद है या मेरे गेम पसंद है, तो ऑब्वियसली मैं उसी में बेहतरी करूँगी ना जो लोगों को नहीं पसंद। तो हर सूरत
चीज़ ज़रूर पता करनी चाहिए कि मेरे लिए डेटा कौन सा इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सही है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं उससे क्या हासिल कर रही हूँ। अगर मैंने अपना पीछे सेल्स का डेटा देखा, मेरे लिए सेल्स इम्पोर्टेंट थी, तो उस डेटा की इंटरप्रिटेशन से मैंने क्या हासिल किया। मैंने उस डेटा की इंटरप्रिटेशन से ये हासिल किया कि मुझे अपने खाने पर ज़्यादा काम करना चाहिए, लोगों को मेरा फूड आइटम नहीं पसंद, या मैंने अपने उस डेटा से ये हासिल किया कि चूंकि स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो लेट इट बी, नहीं पसंद खाना तो नहीं पसंद। देख रहे थे कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए जब हम एक डेटा को देखें। सबसे पहले ये कि हमारे पास डेटा में इंपॉर्टेंट क्या है। जब आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए तो फिर आप ये देखें कि ये जिसको मैंने इंपॉर्टेंट माना है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपने उसको इंपॉर्टेंट क्यों माना है, तो फिर अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस इंपॉर्टेंट डेटा से हासिल क्या करेंगे, आपको इससे क्या चीज़ लर्न होगी, क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लेनी है। फिर आप ये सोचें कि मैं इसको हासिल ही क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझे मिल भी रही है तो मैं इसको क्यों हासिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इन 4 सवालों के एप्रोप्रिएट आंसर्स हैं तो इसका मतलब है कि आप उस डेटा पर काम कर सकती हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी हमें ज़रूरत हो सकता है डेटा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है उसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल रही हो सकता है आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हो, लेकिन वो आपकी ज़रूरत का ही ना है। जैसे कि आप लोग इसकी कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट सपोज आजकल आप लोगों को पता होगा जो बाइडन जा रहा है, मतलब मिड टर्म इलेक्शन वो हार रहा है, ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना, इंपॉर्टेंट। हम इससे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी पॉइंट भी हमारे पास आ गया। तीसरा ये हम इससे क्या हासिल करेंगे, तो हम इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ट्रंप आ गया तो हो सकता है जितना भी मैच हुआ है वो सब सही हो जाए, सही है। लेकिन सो व्हाट, क्या हमारा इसमें कोई हाथ है, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्या इसको हासिल करके हमें कुछ मिलेगा। चूँकि हमारे पास इस चौथे सवाल का जवाब नहीं है तो हमारे लिए पूरा डेटा बेकार है। सवाल बेसिकली इंटरलिंक्ड है और इन चारों का जवाब एक दूसरे से ही हासिल होगा। अगर इन चारों सवालों में से कोई भी सवाल ऐसा है जिसका आपके पास जवाब नहीं है तो उस डेटा को वहीं छोड़ दें, अपना टाइम और दूसरे का वक्त बर्बाद मत करें, उस डेटा को छोड़ें, वो आपकी ज़रूरत का डेटा नहीं है। अगर ये चारों सवालात आपके जस्टिफाई होते हैं देन गो फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, और तब आप ये सोचें कि कौन सा बेसिक टूल है जो आपको इस्तेमाल करके इंटरप्रिटेशन करनी है। तो तब आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको कौन सी बेसिक टेक्निक लगानी है जिससे आपको डेटा इंटरप्रेट करना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने 2-3 ग्राफ लगाए जिनमें से हर वो ग्राफ जो गलत होता था वो आपको ठीक लगता था, ठीक है। इसका मतलब है कि आप गलत टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा मौजूद है, टेक्निक की कमी है, तो पहले आप समझ लें कि आपको कौन सी टेक्निक लगानी है। जब आपको टेक्निक मिल जाए तो फिर आप अपनी एनालिसिस को एक्सटेंड करें और ये सोचें कि मैंने अगर ये चीज़ लगाई है तो क्यों लगाई है। जैसे अभी भी जब आप लोग थोड़ा सा सोचने लगती थी तो आपको समझ आता था कि नहीं यार इसके अंदर तो परसेंटेजेस 100 से होती हैं तो 100 से ज़्यादा है, नहीं ये तो कंपैटिबल डेटा के लिए होता ही नहीं है तो मैंने ये क्यों लगाया। ऐसा नहीं है वो ग्राफ बना नहीं था, ऐसा नहीं वो ग्राफ देखने में सही नहीं लग रहा था, वो देखने में भी सही लग रहा था, वो बन भी गया था, लेकिन जब आपने अपने आप से सवालात पूछे तो आपको समझ आया ये ग्राफ तो ठीक नहीं है। तो दूसरे नंबर पे फिर आप अपने आप से पूछें। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंसेस से सोचें कि ऐसा ही डेटा क्या मेरे लिए किसी फ़ायदेमंद है या नहीं है। बहुत दफ़ा आपको अपना डेटा पुराने डेटा से कनेक्ट करना होता है। आप उसको कनेक्ट करने के लिए आपको अपनी पुरानी डेटा से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो आपको जब ये दो पॉइंट से आप गुजर जाएं तो आपको तीसरे पॉइंट से गुजरना पड़ता है, आपको अपने डेटा को कनेक्ट करना होता है जी। उसके बाद आपको ये देखना होता है, लेट सपोज आपने कर लिया और अब आप जस्टिफाइड हैं, तो फिर आपको किसी क्रिटिक की इंफॉर्मेशन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये पेपर भेज देंगी, जैसे हमने पेपर भेज दिया तो फिर क्रिटिक ने बोला कि नहीं भाई मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा। तो अगर यही काम हम पहले खुद ही कर लेते और किसी और ऐसे इंसान को जिसका हमें पता था कि डेटा हैंडलिंग और मतलब वो सारे काम वैसे ही करता है जैसे हम करते हैं, लेकिन वो हमसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर निगाह से देख लेगा,
नहीं तो फिर आप एक ऐसे क्रिटिक को भेजें ताकि वो आपको बता सके कि आपके डेटा में कहाँ लैगिंग आ रही है। हो सकता है हम भेजते तो हमें ही बता देता है कि आप इसमें पीसीए लगा लें। उसके बाद आप क्या करें, आप अपनी फाइंडिंग को किसी नतीजे तक लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे तो फिर आप कोई एविडेंस तक जाएंगे, किसी नतीजे तक पहुंचेंगे, किसी प्रॉपर बात तक पहुंच सकते हैं। और ऐसी ही कंडीशन में ऐसा ही डेटा जो है वो थ्योरी की तरफ जाता है, जो हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं कि वो डेटा बेकार होता है जो रियलिटी से आपकी थ्योरी तक कन्वर्ट ना हो सके। अच्छा अच्छा, जब भी आप कैटेगराइजेशन करती हैं तो कौन से रूल्स हैं बेसिक जिनको आप फॉलो करती हैं कैटेगराइजेशन के लिए? इसमें आपके पास अपनी रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस को देखते हुए हम कैटेगराइजेशन करते हैं। अब चूंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको ये दो बातें पता है या नहीं, तो पहले हम उस पर डिस्कशन कर लें।